तो अभय जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। जो जो प्रश्न उठाया गया है, कितना तैयार है विपक्ष? क्या 2024 में फतेह करेगा विपक्ष? और भाजपा में क्या बेचैनी बढ़ रही है? बीजेपी में बेचैनी बढ़ने के क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं? और जब सत्तारूढ़ पार्टी में बेचैनी बढ़ती है तो उसका अर्थ एक ही होता है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है। विपक्ष में कौन मजबूत हो रहा है, कितना मजबूत हो रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं एक आपकी बातचीत से शुरू हो, अभय जी। नमस्कार आलोक जी, नमस्कार सुप्रिया जी। मैं तो मानता हूं कि 2024 के लिए पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले सबसे अच्छी तैयारी विपक्ष ने की है। 2014 में तो कांग्रेस सत्ता में थी, वो बचाव की लड़ाई लड़ रही थी और भाजपा विरोधी एकता का कोई नजारा नहीं था। भाजपा भी विपक्ष में ही थी उस वक्त देखा जाए तो। और 2019 में जो विपक्षी गैर भाजपा एकता की कोई खास कोशिश हुई नहीं थी, जो थोड़ी बहुत राज्यों के स्तर पर कोशिश हुई थी वो भी बिखरी बिखरी सी थी, तो विपक्षी एकता का इंडेक्स लगभग 0 था। इस बार सुव्यवस्थित सुचिंतित तरीके से विपक्षी एकता करने की कोशिश हो रही है। पटना की जो मीटिंग हुई, इसके सूत्रधार नीतीश कुमार जी थे और अब बंगलौर में मीटिंग होने वाली है। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में ये विपक्षी एकता की ये सबसे महत्वपूर्ण कोशिश है और मुझे ये भी लगता है कि इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष को पता है, कांग्रेस समेत विपक्ष को पता है कि उसे करना क्या है, उनके सामने लक्ष्य क्या है। हर पार्टी को पता है कि उसका अपना अपना कैचमेंट एरिया क्या है, उसका अपना अपना प्रभाव क्षेत्र क्या है। तो मुझे लगता है कि बंगलौर में वो लोग कुछ व्यवहारिक बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी सुप्रिया जी इस मामले में ज्यादा अच्छा बता सकती हैं कि बंगलौर में क्या एजेंडा होगा और क्या चर्चा होगी। मुझे लगता है कि जो व्यवहारिक विपक्षी एकता होनी चाहिए, इसमें किसी कोई संदेह नहीं है। विपक्षी एकता जब तक विधानसभा की राजनीति, लोकसभा की राजनीति से गुत्थम गुत्था रहेगी, थोड़ी विपक्षी एकता में दिक्कतें सामने आती रहेंगी। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव को नजदीक आएगा और विधानसभा चुनाव जो समाप्त हो जाएंगे, तब फिर और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मसलन आज विपक्षी एकता की मेज पर के चंद्रशेखर राव नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव हो रहा है, वहां वो कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जैसे ही वहां तेलंगाना का विधानसभा चुनाव खत्म होगा, मुझे लगता है कोई भी परिणाम हो, वो भी विपक्ष की एकता के मंच पे आ जाएंगे। तो विपक्षी एकता का भविष्य उज्जवल है और इस दौरान लगभग सभी पार्टियों ने अपनी अपनी स्थिति संवारी है, मजबूत हुई है। कांग्रेस ने 2019 के मुकाबले और 2014 के मुकाबले अपनी स्थिति में काफी बढ़ोतरी की है। मुझे संजय सिंह जी दिखाई पड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद, और आम आदमी पार्टी ने भी अपना विस्तार किया है दिल्ली से पंजाब की तरफ। ये सभी पार्टियों ने अपनी अपनी स्थिति सुधारी है और भारतीय जनता पार्टी विशेष रूप से विपक्षी एकता की संभावनाओं को लेकर चिंतित है। इसलिए वो अभी उसने महाराष्ट्र में जो किया या बिहार में वो जो टुकड़ों टुकड़ों में कर रही है, उसकी पूरी कोशिश है कि उसके खिलाफ जो विपक्षी एकता है वो किसी तरीके से बिखर जाए, विपक्षी पार्टियों की ताकत को तोड़ दे। तो ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं। राजनीतिक शक्तियों का संतुलन अपने फ्लक्स में है, वो बदलने के दौर में है और हम लोगों को उसके ऊपर नजदीकी निगाह रखनी चाहिए। कोई बात। आप म्यूट हैं आलोक जी, म्यूट हैं आप। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हाँ, संजय जी आपका स्वागत है, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय सिंह जी आम आदमी पार्टी के दर्शकों को नमस्कार सांसद हैं और सुप्रिया जी पहले जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभय जी एक सवाल आपसे और कर लूं मैं, इससे पहले कि ये मैदान उन लोगों के पास जाए जिनका असली खेल चल रहा है। हम लोग तो दर्शक दीर्घा में बैठने वाले लोग हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में नर्वसनेस दिख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती दिखाई दे रही है? वहां चिंता बढ़ती हुई दिख रही है आपको? देखिए, चूंकि 2019 में तो विपक्षी एकता हो नहीं रही थी और 2014 में उसकी कोई संभावना ही नहीं थी, तो इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसके मुकाबले बहुत सारी सीटों के ऊपर, शायद 250, 300 या उससे भी ज्यादा सीटों के ऊपर कोई विपक्षी उम्मीदवार अकेला खड़ा हो सकता है। तो इसको लेकर भाजपा निश्चित रूप से चिंतित है और इसीलिए उसकी पेशबंदी, उसने अभी से ही पेशबंदी करनी शुरू की है। अभी 9.5-10 महीने दूर हैं लोकसभा के चुनाव, लेकिन उसने काफी पेशबंदी महाराष्ट्र में जो वो कर रही है, बिहार में जो वो कर रही है, और वो मेरे ख्याल से इस वक्त उसका रणनीतिक आक्रमण का पहला चरण चल रहा है। इसके बाद वो उन प्रदेशों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेगी भाजपा, जिन प्रदेशों में जो पार्टी सिस्टम है वो थोड़ा स्थिर है, जहां पे 2 या 3 बड़ी पार्टियां हैं। अभी उन प्रदेशों में वो सक्रिय है जहां पे पार्टी सिस्टम थोड़ा बिखरा हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है।
तो ये प्रक्रिया चल रही है। ये बताती है प्रक्रिया कि भाजपा को पता है कि बहुत सी जगहों पर जहां उसने असाधारण नतीजे प्राप्त किए थे, इस चुनाव में नुकसान हो सकता है, विपक्षी शक्तियां उनसे बहुत सारी सीटें छीन सकती हैं, तो वो हर जगह कोशिश कर रही है कि उसका जो नुकसान हो वो न्यूनतम होता चला जाए। अभय दुबे जी, ये तस्वीर आपने देखी है। मैंने जो बात कही थी वो असल में मेरी गलती थी कि विषयांतर का मैंने इतना मौका सुप्रिया जी को दिया, क्योंकि मैंने जिक्र कर दिया नोएडा के मीडिया का। लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब में आप सामने देखिए, बड़े बड़े नैरेटिव हैं। जो इन्होंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो भी है वो एक व्यवस्था है। और मैंने सुप्रिया जी को यूं कहा कि आप इस पे आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के फ्रंट पे काफी कुछ हासिल कर लिया है। अब वो एक तरफा लड़ाई नहीं रह गई है वहां, जहां की एक पक्ष का बयान आता है और वही फैला रहता है, सामने वाले ऐसा लगता है कि सो रहे हो। तो यहाँ अब इस वक्त दोनों तरफ और कई मोर्चों पे आप देखते हैं कि ये ज्यादा उनको मात देते हुए दिख रहे हैं। इसके बावजूद क्या नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के नाम पर जो जिस संगठन और जिस विचारधारा को नरेंद्र मोदी फ्रंट कर रहे हैं, जिसके सामने उनका चेहरा है, आपको लगता है कि वो वास्तव में बेचैन है, जिसको हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी दिख रही है? ये जो तमाम उदाहरण हैं, अजीत पवार का किस्सा हो या जीतन राम मांझी का किस्सा हो और राज्यों में लोगों को तोड़ने फोड़ने की कोशिशें हैं, इनको आप भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी मानेंगे, विपक्ष के एक होने से घबरा रहे हैं, वो ये मानते हैं आप? या जैसे पुराना कहा जाता है, अभी जिस मीडिया का हम जिक्र कर रहे थे वहां तो ये मास्टर स्ट्रोक और इनकी बड़ी शानदार स्ट्रेटजी और इलेक्शन विनिंग मशीन का तौर तरीका बताया जाता है इसको। क्या हम इसे बेचैनी मानने की स्थिति में आ गए हैं? माने कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त स्टिकी विकेट पर है, उसको ऐसा लग रहा है कि पैर उखड़ रहे हैं? देखिए, सुप्रिया जी ने मीडिया के बारे में, मीडिया और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो त्रिकोण है उसके बारे में जो कहा, भावना और तथ्य दोनों हिसाब से मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मीडिया पे सारे सवालों को इस तरह पेश किया जाता है, पूरी प्लेट इस तरह सजाई जाती है कि सारी चीजें एक तरफ झुकी हुई होती हैं। मैं रोज इस समस्या का सामना करता हूं किसी न किसी चैनल के ऊपर, और उसका कैसे मुकाबला किया जाए, कटुता पैदा किए बिना, झगड़ा किए बिना, चीखे चिल्लाए बिना अपने तर्क को कैसे दिया जाए विश्वसनीय तरीके से, ये धीरे धीरे मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। तो ये तो बात तो उनकी बिल्कुल सही है, मीडिया ने ऐसा कभी नहीं किया। मैं इस बात को थोड़ा हल्के अंदाज में ये कहता हूं कि मीडिया विपक्ष के खिलाफ पिछले 7-8 साल से सुपारी लिए हुए घूम रहा है। वो सत्ता पक्ष से केवल मुंह दिखाई के सवाल पूछता है। मेरे जैसे कुछ व्यक्तियों को बुला लिया जाता है जो कि सरकार के आलोचक माने जाते हैं, ताकि वहां पर उन्हें दिखाई पड़े उन्होंने एक आलोचक को भी बुलाया है। बाकी सारे के सारे लोग, कोई संघ परिवार का विचारक होता है, कोई निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर भाजपा का प्रवक्ता होता है, और चैनल का जो एंकर होता है वो तो भाजपा का प्रवक्ता होता ही होता है। अब तो चैनल के एंकर बाकायदा संघ के नागपुर स्थित दफ्तर में जाकर वहां जाकर भाषण देने लगे हैं, और किस तरह हम आपके खुले हुए समर्थक हैं, इस प्रकार की बातें करने लगे हैं। तो अब ये बिल्कुल खुला खेल फरक्कावादी हो गया है। अगर आप इन एंकरों से बातचीत करें तो वो हमेशा आपसे कहेंगे हम तो भाई राष्ट्र के पक्ष में बोलते हैं, हम तो देश हित देख रहे हैं, जिधर देश हित है उस तरफ देख रहे हैं। और चूंकि देश हित की पूरी ठेकेदारी सरकार के पास है, देश हित की पूरी ठेकेदारी प्रधानमंत्री के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो उसके समर्थक हो रहे हैं। ये तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है एक समीक्षक के तौर पर बड़े सुव्यवस्थित तरीके से और एक बहुत ही जबरदस्त योजना के साथ में एक फील गुड नैरेटिव चलाया जा रहा है। उस नैरेटिव में मीडिया तो उसमें भागीदार है ही, स्वेच्छा से भागीदार है। ऐसा नहीं है कि सब मीडिया वाले बिक गए, एक स्वेच्छा से भागीदार है। उसके बाद में देश का जो कॉर्पोरेट जगत है वो भी उस पूरी फील गुड नैरेटिव में हिस्सेदारी करता है, और देश की बड़ी बड़ी नौकरशाही जो है, तो ये एक तरह का गठजोड़ है जिसमें नौकरशाही है, कॉर्पोरेट जगत है, मीडिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी है। ये एक जबरदस्त किस्म का गठजोड़ बना हुआ है। जब तक इस गठजोड़ में कोई दरार नहीं पड़ेगी, वो दरार आम लोग ही, वोटर ही डाल सकते हैं, वोटर ही उस दरार को डाल सकते हैं। जब तक इसमें कोई दरार नहीं पड़ेगी तब तक ये गठजोड़ टूटना बहुत मुश्किल है, इसका हिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब ये दरार कैसे पड़ेगी और लोग क्यों ये दरार डालने की तरफ जाएंगे? तो उसके 2 शर्तें हैं उसकी। पहली शर्त है अंक गणित और दूसरी है केमिस्ट्री। पहली शर्त है मैथमेटिक्स और दूसरी है केमिस्ट्री।
चुनाव इन दो बातों से जीता जाता है। पहले आपको अंकगणित अपने पक्ष में करनी पड़ती है। जब एक बार अंकगणित आपके पक्ष में झुक जाती है, तब फिर आप अपनी कोशिशों से उसमें केमिस्ट्री पैदा करते हैं, और उस अंकगणित को अपने पक्ष में करने के लिए जरूरी है विपक्ष की एकता, तभी वो अंकगणित बनेगा। अब देखिए, जब कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने एक असाधारण जीत हासिल की, तो उस पर प्रतिक्रिया करते हुए ममता बनर्जी ने एक सुझाव दिया था। सुझाव क्या दिया था? ममता बनर्जी ने एक इशारा दिया था। वो इशारा ये था, उनका कहना था कि जिसका जहां दबदबा हो भाई उसके खिलाफ मत लड़िए। अच्छा, अब बात तो बिल्कुल सही है, बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि बात बिल्कुल ठीक है। अब इसमें सवाल ये उठता है व्यवहारिक कि दबदबे को परिभाषित कैसे किया जाएगा? दबदबे को परिभाषित करने का आधार क्या होगा? लोकसभा के चुनाव में पिछले वोट जो मिले थे वो दबदबे को परिभाषित करने का अधिकार होगा। विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन दबदबे को परिभाषित करने का आधार होगा। इतिहास होगा, वर्तमान होगा, क्या होगा दबदबे को परिभाषित करने का अधिकार? तो विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जो अंकगणित, जो मैथमेटिक्स चाहते हैं अपने पक्ष में, उस मैथमेटिक्स को हासिल करने के लिए व्यवहारिक रूप से प्रदेश दर प्रदेश इस दबदबे को परिभाषित करने की कोई फार्मूला बनाए, एक लचीले किस्म का फार्मूला बनाए जो दूसरे प्रदेश में जाकर वहां की परिस्थितियों के मुताबिक काम करे और किसी प्रदेश में जाकर वहां की परिस्थितियों के मुताबिक काम करे। जब तक, और बंगलौर में मुझे लगता ही है, वैसे सुप्रिया जी बताएंगे, संजय जी बताएंगे कि बंगलौर में क्या होगा। मुझे लगता है कि बंगलौर में या तो ये होगा या फिर ये करना चाहिए। बंगलौर में नहीं करेंगे, किसी अगले कॉन्क्लेव में ही करेंगे। यही करने लायक काम है। इस पे तो कोई मतभेद है ही नहीं कि विपक्ष की एकता होनी चाहिए। भाई, भाजपा अपने कैचमेंट एरिया में, अपने प्रभाव क्षेत्र में, जहां उसको 45 से 50% वोट मिलता है, वहां भी एक वोट अगर भाजपा को मिलता है तो एक वोट भाजपा के खिलाफ पड़ता है, हिंदुओं का। भाजपा को जो वोट मिलता है वो पूरा उसको मिल जाता है, जो खिलाफ मिलता है वो बिखर जाता है। सवाल ये है कि वो पूरा भी खिलाफ कैसे खड़ा रहा है भाजपा के खिलाफ? ये एक बहुत बड़ी चुनौती। आखिरकार भाई, पहली बार तो 31% वोट पे पूर्ण बहुमत मिल गया था, दूसरी बार 37% वोट। कांग्रेस जब अपने शिखर पे थी, यानी कांग्रेस जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती थी, तब कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा वोट मिलते थे। कांग्रेस को 45% तक वोट मिलते थे। कांग्रेस को इतने कम वोटों से कभी बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भाजपा ने विपक्ष के बिखराव के कारण, उसके खिलाफ जो वोट पड़ते हैं उसके बिखराव के कारण बहुत कम वोटों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, एक बार नहीं 2 बार। और विपक्ष इसको रोक पाने में असमर्थ है, अभी तक असमर्थ रहा है। कम से कम इस बार एक व्यवस्थित कोशिश होती दिखाई देती है, जिससे एक उम्मीद बनती है कि इतनी, कहने के लिए बहुमत की सरकार है, मतों की दृष्टि से देखा जाए तो अल्पमत की सरकार है। तो उस अल्पमत की सरकार को बहुमत की सरकार बनने से रोकने के लिए विपक्ष को वो कसौटी ईजाद करनी पड़ेगी, वो कसौटी गढ़नी पड़ेगी, जिसके आधार पर वह उसे अंकगणित हासिल हो, जिसको आगे चल के केमिस्ट्री में बदल जाए। देखिए, जैसे ही 250-300 या उससे ज्यादा सीटों के ऊपर भाजपा के खिलाफ एक विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा हुआ, वैसे ही वो केमिस्ट्री पहली बार, भाजपा विरोधी केमिस्ट्री सारे देश में बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अभी हम उसे कल्पित नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमसे पूछा जाए तो शायद हम उसकी नक्शा-नवीसी ना कर पाए। ये जो बात आप कह रहे हैं भाई जी, यहाँ तक अगर पहुंच गए तो उसके बाद तो मुझे लगता है फिर वो केमिस्ट्री बननी शुरू कर। देखिए, जो एंटी इनकम्बेंसी है भाजपा के सरकार के खिलाफ, वो एंटी इनकम्बेंसी भी स्नोबॉल होगी, वो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। वो तभी बढ़ पाएगी तेजी के साथ में जबकि वोटर, लोकसभा के वोटर को, विधानसभा के वोटर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो लोकसभा का वोटर है उसको विश्वास हो कि जिसको वो वोट दे रहा है, उसका पार्टी, उसका नेता या उसका गठजोड़ केंद्र में सरकार बनाने की हैसियत में आएगा। अगर ये विश्वास नहीं होगा तो अच्छे अच्छे नेता जो लोकसभा चुनाव में जीत जाते हैं, जिनकी पार्टियां जीत जाती हैं, लोग विधानसभा चुनाव में जिनकी पार्टियां जीत जाती हैं, लोकसभा चुनाव में वो धूल घुसरित होंगे, क्योंकि वोटर हर चुनाव के बारे में अलग तरीके से सोचता है। वो पंचायत चुनाव में अलग तरीके से सोचता है, विधानसभा में अलग तरीके से सोचता है, लोकसभा में अलग तरीके से सोचता है। तो उसको अपने पक्ष में सोचने के लिए झुकाना, इधर लाना, अपनी तरफ खींचना, उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश में एक नजारा बने कि भाजपा इतनी सीटों के ऊपर, 300 से ज्यादा सीटों के ऊपर एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है। फिर वो केमिस्ट्री बनेगी जो चुनाव जीतने के लिए अनिवार्य होती है।